हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वृत्तीय क्रमचय यानी कि सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर कोई किसी टॉपिक पे बात तो करनी है नहीं, सीधा आते हैं हमारे अपने टॉपिक पर। आखिर वृत्तीय क्रमचय होता क्या है। तो जो अभी तक हम लोग क्रमचय पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम लोग परम्यूटेशन पढ़ रहे थे वो एक रैखिक परम्यूटेशन था। यानी कि कैसे रैखिक परम्यूटेशन था, जैसे मुझे मान लेते 3 अंकों की संख्या बनानी थी तो हम ऐसे 3 अंकों की संख्या बनाते थे, या फिर 5 अंकों के अक्षरों का यूज करके जो हम लोग शब्द बनाते थे तो इस तरीके से बनाते थे। तो एक लाइन में देखिए परम्यूटेशन हो रहा था, वहाँ पे जो क्रमचय बना रहे थे हम लोग एक लाइन में परम्यूटेशन बना रहे थे। जबकि अब जो हमारा टॉपिक है यानी कि वृत्तीय क्रमचय यानी कि सर्कुलर परम्यूटेशन, उसमें क्या होगा कि हम लोग एक चक्रीय क्रमचय बनाएंगे। कैसे क्रमचय बनाएंगे? चक्रीय क्रमचय बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन किया जाए कि जो है एक मेज के चारों ओर 8 लोगों को कितने तरीक़ों से बिठाया जा सकता है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि मतलब से आप एक फूलों की जो माला होती है ना, उसमें इतने फूलों को कितने तरीक़ों से गूँथा जा सकता है। तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट बनते, जो क्रमचय बनते, जो विन्यास बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? चक्रीय क्रमचय कहलाएंगे, क्योंकि उनको हम एक सर्किल या वृत्त की परिधि के चारों ओर हम लोग क्या कर रहे होते? अरेंजमेंट कर रहे होते। ठीक है। तो ऐसे क्रमचय जिनको हम एक वृत्त की परिधि के चारों ओर या फिर कहें मेज, एग्जाम्पल के तौर पे मेज के चारों ओर पे जो अरेंजमेंट करते हैं उन्हीं क्रमचय को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय क्रमचय कहते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है, जो आज की एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग सारे के सारे जो है वृत्तीय क्रमचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो वृत्तीय क्रमचय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आई होप वृत्तीय क्रमचय आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हम लोग कभी भी किसी टेबल के चारों ओर या मतलब वृत्त के टाइप के सर्किल के चारों ओर जो है हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट या फिर क्रमचय बनते हैं उन्हीं क्रमचय को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय क्रमचय यानी कि वृत्तीय क्रमचय कहते हैं। और वृत्तीय क्रमचय देखिए 2 प्रकार का होता है। मैं एग्जाम्पल से उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 5 लोग हैं, A B C D E। ठीक है, 5 लोग हैं। इनको मान लेते इस टेबल के चारों ओर मुझे क्या कर देना? अरेंज कर देना। ठीक। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, A को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, B को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, C और ये रहे D और ये रहा A। तो इस तरीके से मैंने इनको बिठा दिया। ठीक। अब एक अगला व्यक्ति आएगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा ऐसा करते ना, इन 5 व्यक्ति को हम कुछ इस तरीके से बिठा सकते हैं। A को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, B को, फिर C को, फिर यहाँ पे D को, फिर यहाँ पर E को। ठीक है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या इन दोनों के दोनों क्रमचय में डिफरेंस है? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें जो हमने अरेंजमेंट के A B C D E, ये देखिए क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है कि नहीं? A B C D E। अब देखिए ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप अगर बैठाने आए तो एक को पहले यहीं पर बिठा दें, बट एक को कहीं ना कहीं तो आप बिठाएंगे एक व्यक्ति को। जैसे मान लेते हैं आपने ए को यहाँ बिठा दिया होता, फिर जाके बी सी डी को यहाँ से बी सी डी इस तरीके से बिठाते, या फिर आप ऐसा करते अगर आपने यहाँ पर ए को बिठा दिया था तो ए के बाद बी सी डी ई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे एक बंदे को कहीं पर बिठा दीजिए। जैसे आप ए को यहाँ पे बिठाइए, चाहे यहाँ बिठा दीजिए, फिर बाकी को अगर आप अरेंज करने चलेंगे, बिठाने जाएंगे, आप या तो उनको क्लॉकवाइज बिठाएंगे या फिर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज बिठाएंगे। मतलब एक तो दक्षिणावर्त बिठाएंगे या तो वामावर्त बिठाएंगे। ठीक है ना। 2 तरीक़ों से बिठा सकते अगर एक पर्सन को कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया जाए। आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आपके पास 5 लोग हैं, आप उनको टेबल के किनारे बिठाना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो रखेंगे। जैसे मान लिया आपने एक बंदे को यहाँ बिठा दिया, अब वो देखिए वो बंदा बैठ चुका है। अब बाकी जैसे मान लिया 5 लोग थे, आपने एक बंदे को बिठा दिया, अब कितने को बिठाना है? क्योंकि उसकी जगह तो फिक्स हो चुकी है ना। बाकी 4 को तो आप बिठाएंगे इधर उधर, चाहे तो क्लॉकवाइज बिठा दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बिठा दीजिए, यही करेंगे ना। अब जरूरी नहीं कि पहला बंदा यहाँ पर बैठाया आपने कि यहाँ बैठाया कि यहाँ बैठाया, कहीं भी एक जगह बैठाएंगे। ठीक है ना। तो जब आपको कुछ इस तरीके के परम्यूटेशन बनाने होते हैं और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों अलग बातें होती हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंट होता है। भाई आप इस तरीके से बिठा रहे हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज बैठा रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, यानी कि दोनों में भेद हुआ ना। अब देखिए एक पहले टाइप के परम्यूटेशन हो गया वृत्तीय क्रमचय, और ये जो दूसरे टाइप का जो वृत्तीय क्रमचय होगा वो किस तरीके का होगा, इसको भी एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाला है आपको। मतलब पहले टाइप का जो वृत्तीय क्रमचय होता है उसमें आप क्लॉकवाइज बिठाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बिठाएं, उस दोनों में डिफरेंस होता है।
होता है ना डिफरेंस, भेद होता है। लेकिन अगर आप सपोज करिए आप क्या करने वाले हैं, आपके पास जो है एक गेंदे के फूल की आपको माला बनानी है, ठीक है, गेंदे के फूलों की माला बनानी है। आपने एक माला इस तरीके से बना दी। अब देखिए फूलों को आपने ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दिया और दोबारा आप क्या करने गए, जैसे यहाँ पे मान लिया गेंदे के फूलों को ऐसे आपने अरेंज कर दिया, ठीक है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब दूसरा व्यक्ति आएगा, वो गेंदों को इस तरीके से बिठाने स्टार्ट करेगा। अब मुझे बात बताओ एक, मतलब इसमें जो बंदे ने बिठाया था पहले वाले में, यानी कि यहाँ पर जो बंदे ने बिठाया था वो उसने क्लॉकवाइज बिठाया था इस तरीके से, और इसमें बंदे ने जो फूलों को गूथा है वो किस तरीके से गूथा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर उसने क्या किया था, गेंदे के फूलों की माला बनानी थी। एक बंदा है जो क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया बनाना, एक बंदा जो है उसको बनाया है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या इन दोनों फूलों की मालाओं में कोई डिफरेंस होगा? भैया आप इस माला को ऐसे पहनो, ऐसे ऐसे पहन लो, या फिर इसको ऐसा करो, इसे निकालो, इसको इस तरीके से पलट के फिर पहन लो, क्या कोई डिफरेंस होने वाला है दोनों में? तो आप कहेंगे यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट करो चाहे ऐसे अरेंजमेंट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भेद नहीं होता है, दोनों एक ही चीज़ आती हैं। तो आपको समझ में आ गया वृत्तीय क्रमचय दो प्रकार के होते हैं, एक में क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस होता है, और एक जो परम्यूटेशन होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बिठा दो चाहे। हालांकि ये चीज़ जब भेद ना हो, जिसमें भेद ना हो मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो या तो आप कोई मोतियों की माला बनाइए या फिर फूलों को गूथिए, तब वहाँ पे जो होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप किसी भी पर्सन को किसी टेबल के चारों ओर बिठाने जाएंगे तब वहाँ पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन भी इसी तरीके का, या तो टेबल से रिलेटेड होगा तो फूलों की माला गूथी जाएगी, है ना। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे सोचा था जिसमें भेद नहीं, भेद होता है, इसमें क्या होता है भेद होता है। भेद होता का मतलब ये हुआ कि आप क्लॉकवाइज बिठा रहे एंटी क्लॉकवाइज बिठा रहे, दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग बातें। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भेद नहीं होता है, यहाँ पर भेद नहीं होता है। आप सपोज करो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, 5 लोगों को एक लाइन में बिठाना है। आपको क्या है, इन्हीं 5 लोगों को ABCDE, इन 5 पर्सन को जो है आपको एक लाइन में बिठाना है और यहाँ पर एक टेबल के चारों ओर बिठाना है। देखते कितने तरीक़ों से, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, आपके पास यहाँ पे 5 में से 5 तरीक़ों से बिठा सकते हैं। यानी इसको आपको पता है, अगर सब में से सबको लेके सॉल्व करो तो यही आ जाता है सीधा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों का अंतर नीचे 0 आएगा। तो यानी 5 जगहों में अगर 5 पर्सन को बिठाना है तो 5 फैक्टोरियल तरीक़ों से हम लोग इनको बिठा सकते हैं। या आपको पहले से ही पता है, अगर 6 पर्सन है तो 6 जगहों में से तो 6 फैक्टोरियल तरीक़ों से बिठा सकते हैं। या फिर अगर 7 जगह होती, 7 पर्सन को 7 फैक्टोरियल तरीक़ों से बिठा सकते हैं। ये तब बिठा सकते हैं जब एक लाइन में उनको बिठाना हो। बट अगर यही चीज़ें अगर हमें जो है किसी टेबल के चारों ओर बिठाना होता, जैसे यहाँ पे 5 पहले थे तो 5 नहीं, फिर 5 - 1 फैक्टोरियल तरीक़ों से जो है मेज के चारों ओर बिठा सकते हैं। अगर 6 पर्सन होते, 6 पर्सन होते, उनको टेबल के किनारे बिठाना होता तो 6 - 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीक़ों से बिठा सकते थे, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल तरीक़ों से बिठा सकते हैं। यानी कि अगर हमको वृत्तीय क्रमचय बनाने होते हैं तो जितने लोगों को बिठाना होता तो उससे एक कम फैक्टोरियल तरीक़ों से, विधियों से उन व्यक्तियों को उसके चारों ओर बिठाया जा सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर जिसमें भेद नहीं होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, या फिर आप सीधा सीधा मैं क्वेश्चन ही आपको दे देता हूँ कि जो है 7 फूलों की माला, देखिए 7 फूलों की एक माला को आप कितने प्रकार से गूंथ सकते हैं। देखिए आपके पास कितने 7 फूल हैं, 7 फूलों की एक माला आपको बनानी है और इनको आप कितने तरीक़ों से गूंथ सकते हैं वो आपको इसमें पता है। जब माला बनानी है तो चाहे हम ऐसे पहन लें, चाहे इसको निकाल के इसे पलटे फिर पहन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, आप ही पहन लो भाई आपकी इच्छा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही तरीका होगा, 7 - 1 एक कम कर देंगे फैक्टोरियल, लेकिन इसमें आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, बटे में 2 होगा। बात समझ में आ रही है ना। जब भेद ना हो यहाँ पर सीधा सीधा जितने लोग होते हैं उससे कम फैक्टोरियल तरीक़ों से जो है बिठा सकते हैं। लेकिन अगर भेद नहीं होता तो उसमें क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर भेद नहीं होता है, मतलब दोनों एक ही बातें हो, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। आपको इतना सा काम करना था, इन्हीं पर बेस्ड बाकी सारे इतने ही कंसेप्ट पर आपकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाने वाली है।
आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ मान लिया समझ में नहीं, मुझे लग रहा है आप इतना तो 100% समझ पाएंगे कि वृत्तीय क्रमचय क्या होता है। जब वृत्त के चारों हम लोग कोई अरेंजमेंट करते हैं तो वो जो अरेंजमेंट होते हैं वृत्तीय क्रमचय कहलाते हैं। और दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद होता है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। और एक में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई भेद नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फूलों की माला को आप अरेंज करिए, भैया ऐसे पहन लो चाहे पलट के ऐसे पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, ठीक है। तो बढ़ते आगे और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। इसका मैं लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, देखते हैं आप लोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इस पर ही बेस्ड है, कुछ अलग नहीं कि क्या बताएं, बिल्कुल हटके है। आप उसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखेगा, या नहीं आया तो उसको भी बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर करूंगा, ठीक। बट आप बताएंगे तभी मैं क्लियर करूंगा, नहीं मैं आगे सीधे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को करने के मैं जो तरीके हैं थोड़ा मैं आगे पीछे लूँगा। जैसे आपसे क्वेश्चन है, एक माला ही वाला क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूँ, एग्जाम्पल का है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या कि 7 फूलों की एक माला को कितनी विधियों से गूँथा जा सकता है। यानी कि 7 फूलों की एक माला को कितनी विधियों से गूँथा जा सकता है। अब आप मुझे बताओ, अगर हम किसी भी फूल को किसी भी स्थान से रखें और फिर वहाँ से चाहे दक्षिणावर्त उनको अरेंज करें चाहे तो वामावर्त अरेंज करें, मतलब आप सपोज करिए कि जैसे मान लेते ये हमको माला बनानी थी, आपने इसी फूल को कहीं यहाँ रख दिया, यहाँ रखो यहाँ रखो, कहीं एक जगह तो स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे रखा। अब यहाँ से आप चाहे तो क्लॉकवाइज भरो इसको, मतलब गूँथो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज गूँथो, कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों में कोई भेद नहीं होता। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए 7 फूल हैं, तो यानी इस केस में जो हमारे पास आप इसमें लिखेंगे चूँकि किसी भी फूल को किसी भी स्थान पर रखकर माला बनाई जाए तो दक्षिणावर्त तथा वामावर्त या वामावर्त में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए जो अभीष्ट क्रमचय जो हो जाएंगे हमारे पास, क्रमचय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैंने कहा 7 मालाएं हैं तो 7 से कम कर देंगे, 7 - 1 फैक्टोरियल। मैंने कहा था जब भेद ना हो तो क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल बटे 2, आपको याद हो तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, बटे 2, 36 दूना 72 यानी कि 360। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो है 7 फूलों की एक माला गूँथनी है तो आप उसको 360 विधियों से या तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, गूँथ सकते हैं। चलिए करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आपको सारे कंसेप्ट ऑल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये है एक्सरसाइज 7F। एक्सरसाइज 7F, इसका पहला क्वेश्चन है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि 6 स्थान हो। यानी आपको एक वृत्ताकार मेज है, इन मेज़ों पर आपको 6 दोस्तों को बिठाना है, कितने प्रकार से। तो देखिए मेज के चारों ओर 6 मित्रों को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6 से कम को दो, 6 - 1 फैक्टोरियल। अब बताओ मुझे यहाँ 2 से डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर दोस्तों को मैं इधर से बिठाऊँ फ्रेंड्स को और इधर से बैठाऊँ तो दोनों अलग अलग मतलब है ना, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं करना है। ऐसे सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आप याद हो तो डैक लिख सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करिए फिर। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, और यही सवाल का सही उत्तर है। आई होप आप समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंट ना होता, दोनों एक ही बातें होती, जैसे माला गूँथिए, चाहे इधर से गूँथो चाहे इधर से गूँथो, मतलब कोई माला आप चाहे लाओ ऐसे पहन लो या फिर ऐसा करो उसको ऐसे पलट के फिर ऐसे पहन लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, फ़र्क पड़ता, एक ही जैसे हैं। तो वहाँ पर क्या कर देते, 2 का डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
और देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी विधियों से 4 छात्रों और 4 छात्राओं को एक गोल मेज के चारों ओर बिठाया जा सकता है। थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वृत्ताकार क्या है, मेज है। करें कि 4 छात्रों, यानी ये 4 छात्र हो गए, 1 2 3 4। पहला छात्र हो गया, पहला स्टूडेंट, दूसरा वाला, और ये तीसरा स्टूडेंट, और ये चौथा स्टूडेंट। अब आपको इन्होंने कहा कि 4 छात्र और 4 छात्रों को एक गोल मेज के चारों ओर बिठाया जा सकता है कितनी विधियों से, यदि कोई 2 छात्राएं एक साथ ना आएँ। अब मुझे समझो, थोड़ी समझने की कोशिश करिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम 4 छात्रों को बिठाएंगे मेज के चारों ओर, तो उसके बैठाने के तरीके हम लोग क्या जानते हैं, भैया 4 - 1 फैक्टोरियल तरीके से बिठाएंगे। अभी भी आपने देखा है, और आप इधर से बिठा रहे हैं और इधर से बिठा रहे हैं, दोनों का अलग अलग मामला है, दोनों में डिफरेंट है, भेद है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेज के चारों ओर 4 छात्रों को बिठाने के 4 छात्रों को 4 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है। ठीक, आप क्या करेंगे, पहले तो छात्रों को बिठा देंगे, अब आपको 4 छात्राओं को भी बिठाना है। अब देखिए, आप इस चीज़ को थोड़ा लॉजिकली समझिए। पहले आपने बिठा दिया, अब 4 छात्राओं को बिठाने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 छात्राओं को 4 स्थानों पर बैठाने के तरीके क्या होते थे, जैसे कुछ इस तरीके का। तो 4 जगहों को भरना होता है 4 लोगों में, तो 4p4 तरीक़ों से ही तो बिठाएंगे, तो यही हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे लिखेगी कि छात्राओं को 4 स्थानों पर 4p4 तरीक़ों से बिठाया जा सकता है। और अभीष्ट क्रम यानी कि कुल तरीके जो मुझसे पूछा गया है, ये तो मैंने अलग अलग बिठाने के तरीके बताए कि मतलब छात्रों को 3 फैक्टोरियल और इनको p4 तरीके से बिठाया जा सकता है। मुझे दोनों को साथ साथ बिठाना है, तो मुझे ए भी अरेंज करना है और ए भी अरेंज करना मैं बताता हुआ चला रहा हूँ। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 4p4 का मतलब आप समझ पाएंगे 4 फैक्टोरियल। और यही सवाल का उत्तर है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी आंसर शीट में शायद यही आंसर दिया गया है ना। तो मैं इतने पे ही आंसर को छोड़ देता हूँ, यही सवाल का उत्तर है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम इसी के जैसा है। ठीक है, आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1, इसको लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1। तो 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6, ये हो गया 6। 4 × 3 = 12, 2 × 24 = 24, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 4 = 24 और 6 × 2 = 12, 2 × 14। यानी कि 4 छात्राओं और 4 छात्रों को 144 तरीक़ों से जो है एक टेबल के किनारे, एक गोल मेज के किनारे बिठाया जा सकता है। बट आपकी आंसर शीट में यही आंसर आएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 भिन्न क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 कह रहा है कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं किसी गोल मेज के चारों ओर कितने तरह से बैठ सकते हैं, यदि कोई भी महिलाएं पास न बैठे। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले तो 3 महिलाओं को बिठाना है। ठीक, एक मेज के चारों ओर, तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं। तो आप क्या करिए, पहले 3 पुरुषों को बिठाइए वृत्त के चारों ओर, तो कितने तरीक़ों से बैठ जाएंगे, तो 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल तरीक़ों से। तो 3 पुरुष को मेज के चारों ओर, यानी कि 3 पुरुष है, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल विधियों से बिठाया जा सकता है, फिर बैठाया जा सकता है, जो भी आप लिखना चाहें, है ना। लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे ही इसमें, तो चलो भैया 3 लोगों को बिठा दिया मैंने ऐसे ही करके। ठीक, अब इन 3 लोगों को बिठाने के बाद आपको 3 जगहों पर 3 महिलाओं को बिठाना है। ये उस तरीके की अब बात हो गई है, इस तरीके की। ठीक है ना, यानी 1 2 3 जगहों को भरना है हमको 3 महिलाओं में, तो 3p3 तरीक़ों से ही तो बिठाओगे, तथा 3 महिलाओं को 3 स्थानों पर
3 स्थानों पर राइटिंग बड़ी बेतुकी है या फिर कहें बहुत ही गंदी है। 3p3 तरीक़ों से बैठाया जा सकता है, तरीक़ों से बैठाया बिठाया जा सकता है, ठीक है ना। अब अभीष्ट तरीके क्या हो जाएंगे, अभीष्ट क्रमचय लिखिए चाहे अभीष्ट तरीके लिख दीजिए, क्या हो जाएंगे, मुझे महिलाओं पुरुष दोनों को बिठाना है, मतलब इसको भी बिठाना और इसको भी बिठाना, तो 3 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं था, 2 फैक्टोरियल हो गया, और इनटू में 3p3। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल ही तो आएगा। इसको सॉल्व करिए, 2 × 1, इसका 3 × 2 × 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को एक मेज के चारों ओर 12 विधियों से क्या है, बिठाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए इसमें होमवर्क है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे दिया है इन्होंने वो आगे वाले कंसेप्ट, यानी कि कॉम्बिनेशन जो आगे हम लोग अब संचय पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है ना, क्रमचय एवं संचय। अभी तक हम लोग केवल क्रमचय पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो संचय पर बेस्ड है। अभी आप लोगों ने संचय के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो जो अगली जो एक्सरसाइज है वो संचय के बारे में है, तो दैट्स वाई जो है मैं उसको अलग से करा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब उस क्वेश्चन को आगे कराऊंगा, अभी मैं करवा दूंगा बेतुके में, कुछ समझ में आएगा नहीं, मैं NCR का फॉर्मूला यूज करूँगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे वो है क्या, ठीक है ना। तो 8-6 तो आपके लिए होमवर्क है, मैंने कहा था क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा उसको, आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ, उसको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अगले कंसेप्ट पर इन्होंने पता नहीं कैसे बीच में डाल दिया, उसको मैं अगले टॉपिक में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पर कर लेते हैं। चलिए रफ़ी कर देते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मालाओं से रिलेटेड है, जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं। अब देखिए जब भी माला की बात होती है ना, तो भैया तुम हार को चाहे ऐसे पहन लो बनाने के बाद, चाहे इसको निकालने के बाद ऐसे पलटो दोबारा पहन लो, एक ही जैसे फ़र्क पड़ता है, कोई भेद नहीं होता है इसमें, इसलिए इसमें 2 का डिवाइड होगा। कितनी मालाएँ हैं, 10 फूलों से, 10 फूलों से क्या पूछा है कि कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं। 10 फूलों से बनने वाली मालाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 10 - का 1 फैक्टोरियल। और चूँकि दोनों अलग अलग बातें नहीं है, चाहे ऐसे पहन रहे चाहे ऐसे पहन रहे हैं, तो 2 से भाग भी देंगे इसमें, यानी कि 9 फैक्टोरियल बटे में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं 9 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहूँगा, या फिर आप अपना आंसर ऐसा करिए ना, या फिर आप तो चाहे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो चाहे इतने पे ही आप आंसर छोड़ दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको 9 से गुणा करिए, 9 8 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 1 बटे 2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर इतने पे ही आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपकी बुक में यही आंसर आ रहा हो, ठीक है। मुझे आंसर सीट इसकी कंफर्म नहीं है, बट या तो यही आ रहा होगा तो इतने पे छोड़ देना। हालांकि आपसे आपके क्लास टीचर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करें, तो यहाँ पर ना छोड़ें तब ज़्यादा बेटर होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप वृत्तीय क्रमचय में बस इतना ही था, है ना, कुछ ज़्यादा विशेष था नहीं इसमें। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा जो भी मैंने पढ़ाया ना, या फिर जैसा भी आप बताइएगा कमेंट करके। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, संचय पढ़ेंगे कल से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं आप उनको शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।